नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देख रहे हैं, जिसमें हम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाते हैं और हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस बार के नेता नगरी में 2-3 विषयों को छूने की कोशिश करेंगे। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ा मसला, और इसके बाद भाजपा, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के द्वारा और सोशल मीडिया पर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। बात कोविड के प्रसंग में जो राज्यों के चुनाव हैं उसको लेकर जो तैयारियां हैं, जो अनाउंसमेंट हो रहे हैं उनके बारे में भी करेंगे। खास फोकस रहेगा पंजाब और उत्तर प्रदेश पर। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस पहले सत्र में हम जिन विषयों पर बात करेंगे वो आपको बताएंगे, पर पहले मेहमानों से मिला दें। दरअसल अब इनके लिए मेहमान शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। ये दोनों लोग दो स्थायी भावों की तरह नेता नगरी के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करिए मेरे साथ मिलकर दो वरिष्ठ पत्रकारों का। सबसे पहले फिरोजाबाद से फील्ड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे टीवी नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर। सर, पॉलिटिकल एडिटर है या नेशनल अफेयर्स एडिटर है? अरे कुछ नहीं रखा इनमें, बस नेशनल अफेयर्स एडिटर। इसी, देखिए, अफेयर शब्द आते ही वैसे ही अतिरिक्त चौकन्ना हो जाना चाहिए। इसी सादगी पर हम बलिहारी जाते हैं और हमारे दर्शक भी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और फिलवक्त उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में, फिरोजाबाद शहर में है, एक कांच के कारखाने में है। तो इनको देख के अमूमन राहुल जी शेर सुनाते हैं, पर कांच का जिक्र आया तो मुझे एक शेर याद आ गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फरमाऊं? जरूर। नाजुकी, अच्छा राजदीप जी आप गौर करिएगा जरा, क्योंकि आप कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी भाषी हैं प्राथमिक रूप से। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। क्या समझ में आया राजदीप जी? देखिए, आपने जिस तरह से कहा वो इतनी खूबसूरती से कहा, फिर उस पर समझ में कुछ रहा नहीं है। जब आदमी इतनी खूबसूरती से कुछ कहता है ना, लगता है आप कुछ अच्छा कह रहे हैं। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद ये ग्लास आर उल्टा हुआ और आपको राहुल जी में हुस्न और नूर नजर आया, क्योंकि अमूमन होता है इसका उल्टा है। राहुल जी, ऐसा है कि राजदीप जी की तारीफ में कसीदे कहने से बेहतर है कि कलाम लिखा जाए। और लेकिन मैं आज इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले कि इससे पहले कि सौरभ जाएं राजदीप के पास, मैं ये कहूंगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से 2 हफ्तों से यूपी घूम रहा हूं। तो जहां जहां घूम रहा हूं तो वहां लल्लन टॉप के जो मॉडर्न डे कोलंबस, क्यूनसांग और कन्फ्यूशियस घूम के उनका नाम आता है, तो सौरभ द्विवेदी जी को जहां पहुंचता हूं तो वहां पहुंचता है कि साहब कुछ दिन पहले सौरभ द्विवेदी आए थे। तो उनकी मशहूरियत मेरा स्वागत करती है। और आज तो ऐसा हुआ है कुछ कि जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक साहब ने आते ही मुझे पीठ पे थपथपाया और कहा कि राहुल जी नमस्कार। तो उन्होंने अपना नाम बताया, कुमार स्वामी, और उन्होंने अपना परिचय दिया। मैंने आपको फोटो भेज दी है सौरभ जी, उनके साथ मैंने एक खड़ी कर ली है कि साहब जहां जाइए तो वहां सौरभ द्विवेदी की मशहूरियत ही नहीं, रिश्तेदार भी मिल जाते हैं। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, आपको नेता नगरी के दर्शक मिलते हैं फील्ड में? बहुत मिलते हैं। अच्छा, बहुत मिलते हैं, बहुत चाव से देखते हैं। कभी कभी कहते हैं कि साहब आप लोग बहुत लंबा कर देते हैं। मैंने कहा मगर आप देखते हैं आखिर तक? कहते हैं हाँ साहब देखते जरूर हैं, क्योंकि सौरभ साहब की शुरुआत और आखिर को मिस नहीं करना चाहते। बीच के मेरे और राजदीप के कंटेंट के बारे में उन्होंने नहीं कहा कुछ। चलिए, ये जरा नवाजी है आपकी। और आप वैसे तो चूंकि आप आगरा के ही रहने वाले हैं तो आप अपने पड़ोस में हैं, फैमिलियर हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप कुंडला में बस स्टैंड पे जाके टिक्की जरूर खा लीजिएगा रात में, जरूर, है ना। और वहां पे हमारे एक सहयोगी हैं, मैं उनकी ड्यूटी लगाता हूँ, वो आपको ससम्मान ले जाए। देखिए, वीआईपी के साथ एस्कॉर्ट जरूर होना चाहिए, और उस एस्कॉर्ट का काम है कि तमाम अंदेशों और आगमनों की सूचना देते रहें। हम मोदी जी के पंजाब दौरे पर आएंगे और तब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं परिचय का रुख करना चाहता हूँ राजदीप जी की तरफ। लगता है मौसम ने भी आपकी तरफ रुख कर लिया है राजदीप जी।
थोड़ा बिल्कुल। उनका मुझे ख्याल रखिए, गर्म पानी पीजिए और एकदम मंकी कैप पहन के रहिए, देखिए एक ऐसा अच्छे है, बंगाली दामाद की तरह। देखिए अगले महीने मेरे 28 साल हो रहे दिल्ली में। मैं गर्म मिजाज का आदमी हूँ, आता हूँ मुंबई से, जहाँ हमेशा मौसम बड़ा गर्म रहता है। ये आपके दिल्ली में आकर और उत्तर भारत के दौरे करते करते मैं धीरे धीरे ये सर्दी, जो आपकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सर्दी है, वो मुझे सूट नहीं करती। वो मैं कोल्हापुरी चप्पल पहनने वाला आदमी हूँ। मैं आपकी तरह ये स्कार्फ जो आपने पहना है, फिर उसके ऊपर जैकेट, ये सब मैं नहीं जानता। मैं सर्दी में क्या पहनना चाहिए ये भी मैं नहीं जानता। ये मेरी मुश्किल है इतने सालों के बाद। बहुत मुझे सर्दी पसंद है, लेकिन मुझे मेरे सेहत को सूट नहीं करती, इसलिए थोड़ी सर्दी हुई है। राजदीप जी, जिस दिल्ली ने, जिस उत्तर भारत ने आपको इतना कुछ दिया, आपने उसको पल में पराया कर दिया। ये देखिए आपके पीछे का वो जो लैंप रखा हुआ है वो भी पिघल उठा ये बातें सुन के। नहीं नहीं, ऐसे देखिए, ऐसा है कि उत्तर भारत में बहुत कुछ मैंने सीखा है, बहुत कुछ मुझे अनुभव किया है, लेकिन मैं हूं पश्चिमी। मैं गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये एक मेरा जन्मभूमि है, एक मेरे पिताजी की जन्मभूमि है, और एक मेरे जब मैं बचपन में स्कूल जाता था तो वो था मुंबई। तो मैं मुंबई का हूँ। आप लोग उत्तर प्रदेशी हैं, आप लोग ये गंगा किनारे वाले हैं, हम लोग तो समुद्र के किनारे रहते हैं, तो इसलिए गर्म मिजाज के आदमी है। आपकी ठंडी हमें जचती नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपकी जिंदगी के जितने भी शानदार बसंत बचे हैं, उन हाँ, बसंतों के इंतजार से पहले आप थोड़ा सा इस शरद और शिशिर के अभ्यस्त हो जाएं, थोड़ा सा सर्दी के अभ्यस्त हो जाएं। देखिए अंग्रेज जब आते थे दिल्ली, 6 महीने शिमला रहते थे, 6 महीने दिल्ली में रहते थे। अब भी कोई शिमला जैसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। अरे छोड़िए महाराज, आप दिल्ली की सर्दी झेल नहीं पा रहे, शिमला में जाएंगे फिर आपके नाक के किनारे बहेंगे। चलिए, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट नेता नगरी। नेता नगरी का ये जो पहला सत्र है, इसमें एक गंभीर विषय पर बात होगी। विषय ऐसा है जिसको सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों ने हल्के मजाक का विषय बना दिया है। विषय ऐसा है जिस पर देश के रक्षा तंत्र को, देश के राजनीति तंत्र को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये सतही सस्ते चुटकुलों का विषय नहीं है। विषय हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। एक ऐसा देश जिसमें एक सिटिंग प्रधानमंत्री का उनके अंगरक्षक कत्ल कर देते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की मानव बम के द्वारा हत्या होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर जो दोनों ही पक्षों की तरफ से राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, उससे इतर कुछ गंभीर चर्चा की जानी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे की। इससे पहले कि मैं अपने दोनों विद्वानों की तरफ रुख करूं, कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। ये तय था कि प्रधानमंत्री जब भी पंजाब के दौरे पर जाएंगे, इस पूरे किसान आंदोलन के बीतने के बाद, वहां पर सर्टेन सेक्शन ऐसे हैं जो उनका विरोध करेंगे। ये लगभग तय था। इसी बात को जो लॉ एंड ऑर्डर के डीजीपी हैं पंजाब के, वो बार बार एसएसपी को, जो फिरोजपुर के और आसपास के जिलों के हैं, खत के जरिए ताकीद भी कर रहे थे। एक प्रोटोकॉल भी है जिसके तहत जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर पहुंचता है तो राज्य की तरफ से कौन कौन रहता है, क्या क्या रहता है, एसपीजी एक्ट भी, ये सारी चीजें कागज पर थी। एक हाईली पॉलिटिकल वोलेटाइल माहौल भी है पंजाब में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के साथ विधानसभा के चुनाव हैं, तो पॉलिटिकली चार्ज्ड माहौल भी है। वहां पर कई महत्वपूर्ण स्कीम्स का ऐलान होना था और एक रैली थी। ये भी स्पष्ट ही है कि पंजाब में बीजेपी जिस तरह का सपोर्ट अकाली दल के साथ गठबंधन के दौरान एंजॉय करती थी, फिलहाल वो सपोर्ट ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। ये सब चीजें प्रकट हैं, इसको कह के कोई ऐसा नहीं कि बड़ा खुलासा हो रहा है या बड़ा स्टैंड लिया जा रहा है। लेकिन फिरोजपुर जाते हुए, हुसैनीवाला बॉर्डर की तरफ जाते हुए जो घटनाएं हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बाद जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई वो कतई नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए मैं इस पे पहली रिएक्शन चाहता हूं आपकी, राहुल जी। सौरभ, इसमें दो मुद्दे हैं। देखिए, एक मुद्दा है जो कि प्योरली सुरक्षा का मुद्दा है। देखिए, मैंने सिक्योरिटी अपरेटस को तब से फॉलो किया जब एसपीजी पैदा हुई थी, और जब एसपीजी पैदा हुई थी उसके बाद एक ब्लू बुक बनी थी, उसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स बड़े साफ थे। यानी जब प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं और पहुंच के उनको हेलीकॉप्टर लेना होता है,
तो एक कंटिंजेंसी प्लान में हमेशा ये होता है कि एक रोड ट्रिप भी हो सकता है। तो ये कहना किसी के द्वारा कि रोड ट्रिप की बात नहीं थी, ये गलत है। दूसरा, जब प्रधानमंत्री मूव करते हैं किसी लोकेशन के लिए रोड से, वो तब तक मूव नहीं करते जब तक लोकल पुलिस वेन्यू को कुछ दिन पहले से एसपीजी सिक्योर कर देती है। लेकिन जो रूट होता है उसको लोकल पुलिस सिक्योर करती है। लोकल पुलिस के क्लियरेंस पे कि रूट सिक्योर है और सैनिटाइज्ड है, इसके बिना पीएम मूव नहीं करते। इसके अलावा जब कोई प्रधानमंत्री नॉन पॉलिटिकल यानी ऑफिशियल विजिट पे आता है तो मुख्यमंत्री रिसीव करता है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का वहां होना होता है। ये तीनों नहीं थे। ये जिस तरह से घटना हुई है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कि 20 मिनट तक भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे जेलसली प्रोटेक्टेड पब्लिक फिगर्स में से एक, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से 15 किलोमीटर करीब दूर, जहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल पिछले कुछ समय पे हो रहा है, वो अपने आप में एक अलग चीज है। इसके अलावा भारत का प्रधानमंत्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर, एक प्रोटेस्ट के कारण स्ट्रैंडेड है एक हाईवे पे, एक फ्लाईओवर के ऊपर, ये अपने आप में अच्छी इमेज नहीं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं कहूंगा कि बीजेपी के पास एक ऐसा पॉलिटिकल एक्यूमेन है और एक ऐसा पॉलिटिकल तंत्र है जिसको एक्टिवेट करना जानती है कि कोई भी इंसिडेंट होता है उसको बीजेपी उसको लेकर के पंख लगा के ले उड़ना जानती है। अगर आप देखें तो 2014 के रनअप पे किसने सोचा था कि मणिशंकर अय्यर का एक चाय वाला कमेंट जो है उसको बीजेपी कैंपेन का हिस्सा बना देगी कि चाय वाले पे ही चुनाव हो गया। उसके बाद आप देखिए कि बिहार में जब बम फटते हैं मोदी जी की गांधी मैदान की रैली में, वो एक पूरे बिहार के चुनाव का मुद्दा बन जाता है। उसके बाद आप देखिए कि चौकीदार चोर है जो मुद्दा आता है, उस पर प्रधानमंत्री एक सटल टर्न करके चौकीदार एलिमेंट को एक कैंपेन बना देते हैं और वो चुनाव के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दो एलिमेंट जो है बड़े इंटरेस्टिंग इस चीज में हो कि बीजेपी की कैपेबिलिटी देखिए कि उसने एक इशू को, प्रधानमंत्री की जान का खतरा, पूरे देश में यज्ञ और हवन, सभी मंत्रियों के द्वारा कमेंट, चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा पंजाब की गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिए जाने के कमेंट, ऊपर से नीचे तक का आप देखिए। महीन चीज देखिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक अमूमन विजिट करते हैं रेगुलर रूप से, लेकिन उसके बाद जो आकर के बयान आता है उसमें कहते हैं कि उन्होंने मेरी सुरक्षा की मंगल कामना की। इससे आप देखिए पॉलिटिकल इशारे किया जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद देखिए कांग्रेस की तरफ से एक डेफिनेट रीथिंक है कि साहब चन्नी साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं था, मुझे कोरोना के किसी एक पॉजिटिव आदमी के करीब में आया था, बाद में वो 40 लोगों के सामने बिना मास्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रात को। लेकिन उसको देखिए कि कांग्रेस किस तरह से बैकफुट पे आई है। मनीष तिवारी का कमेंट आ रहा है चन्नी साहब के खिलाफ। तो बीजेपी का ऑनस्लॉट इतना स्ट्रांग है कि कांग्रेस उसमें बैकफुट पे आ रही है। राजदीप जी की तरफ जा रहा हूं और ये देखिए बड़ा दिलचस्प है कि जब बहस ये होनी चाहिए थी, मतलब बहस कितने तक महदूद रहनी चाहिए थी कि एसपीजी और पंजाब पुलिस के बीच गूफअप क्या हुआ, प्रोटोकॉल क्या है, क्या इससे आगे इस लेसन को लर्न करके एक और कोई बॉक्स टिक किया जाना चाहिए। पर हो क्या रहा है, बीजेपी वाले महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं और पूरा एक सोशल मीडिया पे चल रहे हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड की जान को खतरा था, साजिश थी, उसमें तमाम चीजों को लाया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की बातचीत हुई और कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि एक दलित सीएम के खिलाफ बीजेपी है। मतलब कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में बहस को ले जाया जा रहा है। राजदीप जी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है और आप दोनों की बातों से मैं सहमत हूं, जो राजनीतिकरण हो रहा है हमारे समाज में, हर मुद्दे को लेकर राजनीति से प्रेरित है और कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो राजनीति से ऊपर उठकर एक तरह से एक कंसेंसस उन पर होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। इस देश ने 2 प्रधानमंत्री इस देश में असैसिनेट हुए हैं। एसपीजी एक्ट के मुताबिक एक ब्लू बुक है, ये इस पर फोकस होनी चाहिए थी कि कहां गलती हुई।
पंजाब पुलिस ने क्या गलती की, पंजाब सरकार ने क्या गलती की, क्या किसी एसपीजी या आईबी के ऑफिशियल से कुछ गलती हुई कि वो रास्ता जिस पर प्रधानमंत्री जाने वाले थे हुसैनी वाला, उसको सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? इस पर फोकस होना चाहिए था। फोकस किस पर होता है? फोकस इस पर होता है कि प्रधानमंत्री को मारने की एक साजिश थी, खूनी साजिश थी, ये खूनी खेल था कांग्रेस का। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि ये बीजेपी की नौटंकी है। अब आप देखिए, सीरियसनेस देखिए, पाकिस्तान से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री वहां 20 मिनट उस फ्लाईओवर पर बैठा पर गाड़ी में है, और बात किसकी हो रही है? नौटंकी एक तरफ और दूसरी तरफ की खूनी साजिश। इसको जो हल्केपन से लिया गया है, और मुझे यही डर है कि दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इतनी पोलराइज्ड डिबेट अब हो रही है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी उस चीज को पॉलिटिसाइज किया गया है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? अगर हम इतिहास में जाए तो आपने गुजरात के चुनाव का उदाहरण दिया एक, मैं और एक गुजरात के चुनाव का उदाहरण देता हूं। मैं उस मीटिंग में था जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मनमोहन सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनमें और पाकिस्तान के जो जनरल्स थे उनमें कुछ साठगांठ थी, कुछ साजिश हो रही थी। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के जनरल्स अहमद पटेल को कांग्रेस का मुख्यमंत्री गुजरात का नियुक्त करना चाहते थे। तो हमने क्या किया है कि एक जमाने में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हम राष्ट्रीय सुरक्षा से दूर रखते थे। अब हमारी ओछी राजनीति के लिए, हमारे वोट बैंक की राजनीति के लिए हम नेशनल सिक्योरिटी को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ले आए हैं, और यही हुआ है। चन्नी जी ने भी उसी तरह की राजनीति के सवाल उठता है। चन्नी जी ने अभी तक ये जवाब पूरी तरह से नहीं दिया, वो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तीनों क्यों नहीं शामिल थे उस समय। उनका कहना है कि वो कोविड से बचना चाहते थे क्योंकि उनके इर्द गिर्द लोग कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन वो हमारे अशोक सिंघल को अगले दिन मिलते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सवाल उन पर भी उठता है। सवाल उठता है कि जिस तरह से बीजेपी की सोशल मीडिया और कांग्रेस की सोशल मीडिया पर बयानबाजी होती है, हाउ इज द जोश, ये बीवी श्रीनिवास यूथ कांग्रेस के नेता कहते हैं जब ये मामला उठता है, और दूसरी तरफ से बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये खूनी साजिश है। अब आप सोचिए कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो क्या सोचेंगे, या हमारे जो दुश्मन है, कि कांग्रेस और बीजेपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी एक आवाज में, एक सुर में बात नहीं कर सकते। उनके लिए तो मौके पे चौका है, वो कहेंगे दिस इज अ बनाना रिपब्लिक। और यही तो डर है। वी हैव गॉट सिस्टम, देयर इज एन एसपीजी एक्ट, देयर इज अ प्रोटोकॉल, दोस प्रोटोकॉल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड, और उसमें जवाबदेही होनी चाहिए जब वो प्रोटोकॉल्स नहीं अपनाए जाते हैं। This is not Punjab versus center. Mr. Narendra Modi ji is not the Prime Minister of BJP, Saurabh ji. He is the Prime Minister of India. And this is what we keep forgetting. Now, Mr. Modi and his party, जैसे मैंने कहा गुजरात के चुनाव में मनमोहन सिंह को फिर उनको माफी भी देनी पड़ी, लेकिन why bring मनमोहन सिंह into गुजरात इलेक्शंस कि वो पाकिस्तान के साथ साठगांठ कर रही है? किस तरह की राजनीति है? दूसरी तरफ से ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये स्टेज मैनेज है, नौटंकी है, उसकी भी क्या जरूरत है? लेट अस फोकस ऑन द फैक्ट्स, व्हाट हैज हैपेंड, कि पॉलिटिक्स हर चीज में आ गई है, और जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेशनल सिक्योरिटी आ जाती है, आज की तारीख में जिस तरह से पंजाबियों को एक तरह से टारगेट किया कि देयर इज अ फियर ऑफ द पंजाबी, व्हाई? अरे इस तरह की राजनीति अगर हम करेंगे तो इसका असर क्या होगा कि हम अपने आप को और विभाजित करते हैं। सो माय बिगर फियर इज कि ये जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, ये दर्शाता है कि हमारी राजनीति में अब कोई रूल्स नहीं रह गए हैं। देयर आर नो बेसिक रूल्स ऑफ बिहेवियर, कि कुछ चीजों पर हम अपनी पर्सनल राजनीति से दूर उठकर हम एक ऐसी राजनीति करेंगे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर देयर विल बी कंप्लीट कंसेंसस, वेदर इट इज 26/11 इन 2008 व्हेन अगेन पॉलिटिक्स वाज प्लेड, उस पर भी राजनीति हुई, और आज प्रधानमंत्री के सुरक्षा पर राजनीति होती है। सर्टेन इश्यूज शुड बी अबव पॉलिटिक्स, एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड द पीएम सिक्योरिटी इज वन ऑफ दोज इश्यूज। बिल्कुल। और अभी जब हम लोग ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे को, तो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और कांग्रेस का टेक है कि हाँ, पीएम की सिक्योरिटी पॉलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए और पीएम को भी नहीं करनी चाहिए। तो सब एक दूसरे की रिंग में गेंद फेंक रहे हैं,
और इन सब के बीच एक और मसला है जिस पर बात हो रही है, क्योंकि वो इसी से जुड़ा है कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चन्नी से बात की, निर्देश दिए, वो खबर बनी। और जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग एट आवर बॉर्डर्स इज अ मेजर लैप्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, विल द पीएम एवर टॉक अबाउट इट। तो वो बातचीत को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं और वो पेंगयोंग सो की बात कर रहे हैं। और ये भी पिछले एक हफ्ते में बड़ा मुद्दा रहा कि गलवान वैली से पहले चीन का एक वीडियो आता है, फिर भारत का एक वीडियो आता है, फिर क्लैरिफिकेशन होता है, और फिर ये बात कही जाती है कि भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री को घेरने के चक्कर में क्या चीन के प्रोपेगेंडा के हाथों खेल गया। और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि जो भारत का सत्ता पक्ष है वो चूंकि लोगों को सही जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही। दोनों आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। ये मैं इस बातचीत को इससे इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जानकारी का अभाव ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सिरे से मिसिंग है। सब अपने अपने हिस्से का फैक्ट उठा के कौआ कान ले गया वाली बात कर रहे हैं। राहुल जी, क्या है इसका हल? कुछ हल है या वैसे ही चलेगा पोस्ट ट्रुथ के जमाने में? देखिए सौरभ, जब से नेशनल सिक्योरिटी एक पॉलिटिकल इशू बना है, और ये हाल फिलहाल में नहीं हुआ, ये मनमोहन सिंह जी के टाइम से हुआ था। यानी इनफैक्ट अगर आप देखिए तो 1974 वाज ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑल्सो, और उस समय पे इंदिरा गांधी बेनिफिटेड फ्रॉम इट। मगर मनमोहन सिंह पीरियड में जब टेरर अटैक्स हुए और जिस तरह से तमाम वारदातें हुई, उसके बीजेपी ने रियलाइज किया कि अपने हिंदुत्व के एलिमेंट पे अकेले चुनाव या पॉलिटिक्स नहीं की जाती, उसके एक एग्रेसिव मस्कुलर नेशनलिज्म ऐड कर रहा होगा। आपको याद होगा कि एक हादसा हुआ था बॉर्डर पे, जब भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानियों द्वारा शस्त्रक्षित शव मिले थे। तो इसमें आपको याद होगा सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि मैं कितने नरमुंड लाया जाएगा। उस समय पे एक बड़ा एग्रेसिव नेशनलिज्म जो था वो सिक्योरिटी के चारों तरफ ताना बाना बुना गया। और वो जब शुरू हुआ था वहां से, तो मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ इनडिसाइसिव होना, आपको याद होगा शर्मल शेख का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था कि मनमोहन सिंह हैज मॉर्गेज इंडिया स्टैंड टू पाकिस्तान। तो ये सब चीजें जब हुई तो बीजेपी ने इस इशू को एक तरह से अपनी गांठ में बांध लिया, खीसे में बांध करके बीजेपी उसके उगाने लगी। और 2019 आते आते नेशनल सिक्योरिटी पोल विनर बन गया था। यानी इट वाज नॉट अ विन फॉर शेयर हिंदुत्व बिकेम द आउटर इनर कोर, बट जो बल्क दिखता था वो बालाकोट जो था वो बन गया था। यानी नेशनल सिक्योरिटी चुनाव जिता सकता है। और इस नेशनल सिक्योरिटी में जो चीन का जो एग्रेशन हुआ, डोकलाम हुआ, तमाम चीजें हुई, उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि खबरें आई, कभी एक समय पे वहां से वीडियोस नहीं आया करते थे सर्विसेज के तमाम चीजों के। और सरकार ने हालांकि ऑपोजिशन पार्टी से कहा कि इस मामले में तमाम कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटेजिक इशू है, इसमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन आप देखिए कि वहां पे जो एग्रेसिव पोस्टरिंग हुई, जहां पे सड़कें बनी, जहां लाभ लश्कर ले आया गया, मीडिया के लोगों को बॉर्डर फ्रंटलाइन पे ले जाया गया, हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन दिखाए गए, तो एक एग्रेसिव नेशनलिज्म जो था वो एक प्रिवेलिंग पॉलिटिकल नैरेटिव है। और उसके अंदर मैं एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि साहब, अगर वक्त नाजुक है, मैंने बहुत पहले कविता लिखी थी कि अगर वक्त नाजुक है तो कांच की चूड़ियां पहने। तो मैं फिरोजाबाद में बैठा हूं तो थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है कि साहब कांग्रेस को पता है कि बीजेपी किस तरह से काम करती है। कांग्रेस को पंजाब में टेरर और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी की भी आदत है। वहां पे एक मुख्यमंत्री हालांकि क्योंकि मारा गया है टेरर एक्टिविटीज में, और पंजाब का टेरर से इतना पुराना रिश्ता रहा है कि वहां पे कोई छोटे से छोटा नेता भी बिना सिक्योरिटी के नहीं निकलता है। तो जिस स्टेट में प्रोटोकॉल्स बहुत और आदतें तय हो चुकी है सिक्योरिटी को लेके, वहां ऐसा हो जाना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में बीजेपी को जानते हुए, ये मैं इसको लेकर के विस्मित हूं कि ये कैसे होता है। और उसके आगे बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी इस चुनाव से सिर्फ राजनीति नहीं कर रही, वो प्रधानमंत्री को, अगर आप कुछ दिनों पहले किसी एक बीजेपी के गवर्नर, अपॉइंटेड गवर्नर ने कहा था कि वो एरोगेंट है, आप उससे जोड़ के अगर देखेंगे तो कहीं अंडरडॉग की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि
देयर इज अ विक्टिम वुड बीइंग इवोक्ड कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री की जान खतरे में डाल दी इन लोगों ने अपने सिक्योरिटी लैप्स के चलते या अपनी चालबाजियों के पॉलिटिकल राजनीति के चलते। ये एक अलग लेवल पे डिस्कोर्स ले जा रहा है जहां प्राइम मिनिस्टर की लाइफ पे थ्रेट हैज बिकम अ पॉलिटिकल फुटबॉल। और वो बहुत डेंजरस एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि बैकरूम में एसपीजी अपना काम करेगी जरूर। एसपीजी ऑलरेडी काम कर रही है कि आइंदा ऐसी सिचुएशन पे क्या किया जाए। स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो यूनिट होता है, जो लोग वहां होते हैं, उनके द्वारा क्यों जानकारी नहीं दी गई कि रूट के अवरोध है। ये बात तो जरूर अंदर अंदर आईबी में काम होगा, लेकिन उसके आगे सिक्योरिटी कंसर्न से बढ़ के पॉलिटिकल डिस्कोर्स की एक नई टेम्पलेट जो बन रही है, वो जरा परेशानी का सबब है। और मैं कहूंगा ये सुधरने वाला नहीं है। सुधरने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू को इतना बड़ा होल्डिंग बना दिया गया है टेम्पलेट की जगह अब, कि उसका कोई भी एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन पार्टीज के बीच में इतना ज्यादा हो गया है कि एक सिक्योरिटी लैप्स को किसी प्रधानमंत्री की जान लेने के षड्यंत्र से पहले, कहने से पहले, कोई अपनी दांतों की में जीभ खींचेगा नहीं। अब ये जो एक रूबिकॉन क्रॉस हुआ है, ये अच्छी खबर नहीं है और ये ठीक होने वाला आने वाले दिनों में नहीं। और देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। 1984 का कैंपेन देखिए, जब इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने कैंपेन 84 और 89 के चुनाव में भी किया, बार्ब वायर्स, कोई सिख ड्राइवर, एक सरदार जी का चेहरा होता है, बार्ब वायर्स होते हैं, आर यू सेफ, क्या आप सुरक्षित हैं, इस तरह का जो रीडिफ करके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, जिस तरह का कैंपेन उन्होंने तब किया था कि जैसे देश खतरे में है, एक प्रधानमंत्री ने अपनी जान गंवा दी है, अब पूरा देश खतरे में। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी को पहली बार इस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लाया गया है, लेकिन फर्क ये है, इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, आई क्लियरली रिमेंबर बिकॉज आई चेक्ड इट इन इंडिया टुडे हिंदी आर्काइव। इंडिया के हिंदी मैगजीन का 84 का मैंने वो इशू देखा जो इलेक्शन के पहले आया था। कांग्रेस का इश्तिहार हुआ करता था, जिसे पूरे पन्ने का एक इश्तिहार है जिसमें रुद्राक्ष की टूटी हुई माला है, एक पिस्टल रखी है और उसके कुछ कारतूस हैं, और वोट उसे दे दीजिए जो देश की सुरक्षा। तो यू आर वेरी राइट राजदीप कि उस नेशनल सिक्योरिटी को लगातार इन्वोक किया जाता है अलग अलग कंटेक्स्ट में। अब आप देखिए 2008 का चुनाव 26/11 होता है और उसके अगले दिन दिल्ली का चुनाव होता है। फुल पेज एड्स बीजेपी के आते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। हालांकि इंटरेस्टिंग क्या है कि कांग्रेस वो चुनाव जीत जाती है। बीजेपी नेशनल सिक्योरिटी को 2008 में भी चुनाव बनाना चाहती है कि कांग्रेस के राज में आतंकवाद बहुत बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जीत जाती है। 84 में तो कांग्रेस वो सहानुभूति की लहर में जीत जाती। मेरा ये कहना है उस जमाने में एक एडवर्टाइजिंग में हुआ करता था। अब क्या है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी पोस्ट, ट्रूथ में फेक न्यूज कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मेरे सामने एक वीडियो आया है, एक कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग है और बाहर से कुछ आवाज उसमें डाला गया है कि कोई उस मीटिंग में कह रहा है कि हमें पंजाबियों की जरूरत नहीं है आर्मी में। हालांकि वो किसी चैट रूम से लिया गया है ऑडियो। तो वो चैट रूम का ऑडियो किसी एक सरकारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मीटिंग में लगाया गया और कहा गया कि सरकार की ये मंशा है कि पंजाबियों को दूर हटाया जाए। अब यही तो दिक्कत है, ये अब व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चलेगा। अब जब तक आप उसका डिनायल करोगे तब तक डैमेज इज डन। ये जो है ना, ये रियल टाइम में जो फेक न्यूज जिस तरह से चलती है उसका जो डैमेज है, या जिस तरह से कोई बड़े हल्केपन में कोई कह देता है अरे ये जो किसान है ये सब खालिस्तानी से जुड़े हुए हैं, या कल कोई एक पार्टी स्पोक्सपर्सन मेरे शो में आया था, कहा था ये जो कुछ एजिटेटर्स थे ये नक्सलियों के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई यूट्यूब वीडियो लगा दिया और कहा कि ये पूरी साजिश थी कि देखिए 1 साल से इनकी प्लानिंग चल रही है। अब इसका लोगों के मन में क्या असर होता है? यू आर ऑलवेज फाइंडिंग एनिमी। कौन मेरा दुश्मन बनेगा? हर चुनाव के पहले ये इस तरह की भावनात्मक राजनीति करने की कोशिश की जाती है जिसमें किसी को दुश्मन बनाया जाता है, और जैसे राहुल जी ने कहा एक विक्टिम कार्ड प्रधानमंत्री को एक विक्टिम की तरह से पेश किया जाता है। ये बड़ी डेंजरस राजनीति है। इस राजनीति से हमने दूर हटना चाहिए, क्योंकि ये एक बार इस राजनीति पे हम चले गए तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। आपने कहा इसका सलूशन क्या है? सलूशन तभी है जब हमारे राजनेताओं में वो बुद्धि आएगी
कि नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी मिसयूज फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, पर उनको आज लगता है कि उसमें वोट्स है, क्योंकि आपके पास और मुद्दे नहीं है। जब आपके पास और मुद्दे कम होते हैं तो आप भावनात्मक मुद्दों को लेकर जनता के सामने पेश आते हैं। फिर आप वो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हो या नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से जुड़े, ये हमारी नेशनल पॉलिटिक्स की कमजोरी होती जा रही है कि वी डू नॉट हैव रियल इश्यूज, एंड बिकॉज वी डोंट हैव रियल इश्यूज वी प्ले नेशनल सिक्योरिटी कार्ड। आप दोनों लोग एक चीज और बताइए, पिछले दिनों द वायर ने भी एक एक्सपोज किया कि किस तरह से वो टेक फॉग वाला पूरा एक्सपोज की किस तरह से तकनीकी का इस्तेमाल करके साइबर सर्विलांस, साइबर रेसिंग, साइबर एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश होती है। ये सब हम जानते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो बॉट्स के जरिए, अपनी सेल्स के जरिए नैरेटिव लड़ने की कोशिश करते हैं। जो उस नैरेटिव के खिलाफ होता है उसको चेज किया जाता है, हाउंड किया जाता है, मिलान किया जाता है, नेम कॉलिंग होती है, आपको तमगे दिए जाते हैं। सौरभ एक मिनट, नॉट जस्ट नेम कॉलिंग, नफरत फैला जाती है, नफरत फैलाई जा रही है। जो आपने देखा होगा अभी ये जो लड़कों को पकड़ा गया है इस बुली केस में, बुली बाई केस में, जिस तरह से लोगों को पकड़ा गया है, ये नफरत का माहौल है। हेट इज इन द एयर, आपने नफरत फैलाया है। आपने वायर का जिक्र किया, ये जो बॉट्स है ये नफरत फैला रहे हैं, नॉट जस्ट नैरेटिव। इन लोगों को जब पकड़ा गया पता चला कि साहब वो सिख नामों के साथ हैंडल बना रहे थे ताकि एक और नया नैरेटिव शुरू हो। उसके बाद छत्तीसगढ़ के सरगुजा का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कई लोग शपथ ले रहे हैं कि हम मुसलमान दुकानदारों से नहीं खरीदेंगे सामान, इस तरह की बातें। फिर जावेद हबीब का वीडियो आता है एक पूरा कि वो थूक रहे हैं किसी के ऊपर, अब वो हालांकि माफी मांग रहे हैं, एक थूक का नैरेटिव भी चलता है। ये लगातार चीजें चल रही हैं मुझे। और ये देखिए ये सब तब हो रहा है इंटरेस्टिंगली जब नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी चर्चित फिल्म आती है डोंट लुक अप। सब ब्यूटीफुल फिल्म, मैंने सोचा था आखिरी में रेकमेंड करूंगा। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में सत्ता प्रतिष्ठानों की जो लापरवाही है और जो मास हिस्टीरिया है वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको एड्रेस किया जा रहा है, क्रिटिकली एवेल्युएट किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश में ये सारी चीजें चल रही हैं हर तरफ से। राहुल जी, एज अ कंसर्न सिटीजन आपको क्या लगता है कि जब तक मतलब ये कहाँ से शुरुआत होगी? सरकारें ये स्टैंड लेंगी कि चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, इस तरह के जो बॉट्स, टेक्नोलॉजी और उसके पीछे के पॉलिटिकल गेन की मंशा को लेकर चलाया जा रहा नेटवर्क है, हम उसको ध्वस्त करेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे? या जब तक पब्लिक इतनी जागरूक नहीं होगी, कोर्ट जब तक इंटरवीन नहीं करेंगे, तब तक इसको चेक नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये मतलब ओमिक्रॉन से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, इफ आई कैन यूज द करंट मेटाफर। बिल्कुल सही गौरव। सौरभ देखिए, हम क्या है कि अपने बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजी बदल गई है, मगर आप इसको कैसे बदलेंगे? आप वो समय याद करिए जब राजनीति में एक समय पे धन पशुओं को लगा कि अब वो इतना धन खर्च कर चुके हैं कि वो राजनीति में आ जाए। तो मलया साहब राज्यसभा आ जाते हैं, स्टैंडिंग कमेटी सिविल एविएशन में आ जाते हैं, पार्टियां उनको एडॉप्ट करती हैं, पार्लियामेंट में लाती हैं। उससे और पहले रिवाइंड करके चले जाइए तो जो माफिया, भू माफिया, गन माफिया और माफिया होते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों में, उनको लगा कि हमने बहुत लठैती कर ली, बहुत शूटर बन लिए, अब समय आ गया कि हम राजनीति में आएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको एडॉप्ट ही नहीं किया, उनको अपना सिंबल भी दिया। वो पार्टी के अंदर मंत्री बने तमाम केसेस के बावजूद। क्या आपको लगता है कि जो 1960 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था, पूरी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का या एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स इनटू पॉलिटिक्स, वो खत्म हो गई है किसी के सोचने से? क्यों भाई साहब? जब ये खत्म तब होगा जब मैं एम्प्लॉयर नहीं होऊंगा इनका, मैं आश्रय और इन लोगों को श्रेय अडॉप्ट करके कहीं ना कहीं उनको बचा के रखने वाला या उनको बढ़ावा देने वाला नहीं होगा। तब तक कैसे खत्म होगा साहब? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यूज ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स, ये कोई कुरीति ऐसी है जो खत्म हुई है इस देश में? जो 40-50 सालों से चल रहा है वो अभी भी चल रहा है साहब। ये जो बॉट्स हैं, ये बॉट्स की कहीं कोई अननोन एंटिटीज नहीं है साहब, ये ऑपरेटेड, डिलिबरेट, क्रिएटेड मैट्रिक्स हैं। ये सिस्टम में अब घुस चुके हैं उसी तरह से जिस तरह से क्रिमिनल घुसे थे।
इनसे ही राजनीति चल रही है। जब इनसे राजनीति चल रही है तो ये बात कि इनको दूर करने की बात सोची जाए सरकारों द्वारा, कोर्ट द्वारा, इन सब के द्वारा, सौरभ वो दिन अभी बहुत दूर है। अभी तो कलियुग के पैर उतरे हैं। इसमें एक छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, और एक अगर हम देख रहे हैं कि जमाना कैसे बदलता है, लेकिन कुछ चीजें वैसे की वैसे रहती है। जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में पर्सनालिटी कल्ट थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी जब भी राजनीति में उनको कोई दिक्कत होती थी वो कहते थे फॉरेन हैंड, विपक्ष का कोई हाथ है ये, और इशारा था कि देश के दुश्मन जो है वो इंदिरा गांधी को टारगेट करना चाहती है, मैं अकेली औरत हूं। इंदिरा गांधी ने भी ये विक्टिम कार्ड खेला है। अब क्या वो पर्सनालिटी पॉलिटिक्स फिर से आई है? जो यज्ञ की बात आप कर रहे थे, जो आप बात कर रहे थे कि जिस तरह से आज की तारीख में बीजेपी की नेता 24/7 न्यूज मीडिया पे दिखाई देते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्सनालिटी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट इश्यूज एनीमोर, इट्स अबाउट पर्सनालिटीज। तो फिर जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा आ जाती है तो फिर वो एकदम इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि देन पीपल लूज ऑल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। एज यू राइटली सेड, आपने शुरुआत में कहा ये सुरक्षा का मुद्दा है, जिसको हमने सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स को अमल किया गया या नहीं। इट इज नॉट अबाउट पर्सनालिटीज, इट इज नॉट अबाउट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मैं एक बार फिर दोहराता हूं क्योंकि मुझ पर ये आरोप, नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। और प्रधानमंत्री का जो पद है, इट्स एन इंस्टीट्यूशन, वो एक संस्था है, and we must protect that in a country where, as I said, we have lost 2 prime ministers. So that should be the focus, कि ये कैसे फिर से दोहराया नहीं जाए। That should be the problem. is आपने कहा solutions. When is the last time that the government and the opposition spoke on these issues? बातचीत कहाँ होती है? एक जमाने में बातचीत एक डायलॉग हुआ करता था, अब केवल डायलॉग ट्विटर से होता है। राहुल गांधी कुछ कह देते हैं चीन पर, प्रधानमंत्री या सरकार कुछ कह देती है। अब चीन जैसा सीरियस मसला जो है कैनॉट बी सॉर्टेड आउट ऑन ट्विटर। ये जो मसले हैं ये क्लोज्ड रूम में एक दूसरे से बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट होते हैं, बट देयर इज नो डायलॉग लेफ्ट इन आवर पॉलिटिक्स। संवाद होता ही नहीं है, पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होता है और पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं होता है। सो अनलेस द सोल्यूशन इज डायलॉग, solution is respect. Atal Bihari Vajpayee called Indira Gandhi Durga after 71. Although there have been various theories about क्या असलियत में क्या कहा नहीं कहा, but he did say, at least he gave her credit. But see what happened after Balakot, the kind of politics that took place. सब बदल गया है। Everything has now become so polarized. सब विभाजित हो गए हैं, हमारी न्यूज रूम की तरह हो गए हैं। न्यूज रूम भी विभाजित है और हमारी राजनीति भी विभाजित है। सर बिल्कुल राजीव ने बात कही ना, एवरीथिंग इज बिकम ट्रांजैक्शनल, यानी हर एक्शन से क्या मिल सकता है, हम उस चीज में इंटरेस्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो चूंकि ये विषय ऐसा है कि इस पे जो फ्रिज में हो रही चीजें, जिसको मेन मैं देख रहा हूँ लगातार कि कांग्रेस वाले कुछ बयान दे रहे हैं, फिर भाजपा वाले कह रहे हैं देखो देखो ये भी शामिल है साजिश में, कांग्रेस वाले कह रहे हैं अरे ये वीडियो तो देख लो। मतलब मेन चीज पे बात ही नहीं हो रही कि एक सिर्फ फैक्ट है कि वहां 15 मिनट रुका रहा, नहीं रुका होना चाहिए। पहले टीवी चैनलों पर चलाया गया कि साहब ये देखिए भीड़ पहुंच गई, फिर वीडियो आया कि वो भाजपा के ही समर्थक थे। प्लेन सिंपल है, किसी के भी समर्थक उस कारवां के पास नहीं जा सकते हैं। भाजपा वाले अपना इंट्रोस्पेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, पर उसको अब कैसे मुद्दा बनाया जाए उसको लेके अपनी देखिए। अब आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, तुरंत आधे घंटे में मुझे उनके ऑफिस से फोन आता है कि कैप्टन आपको फोन पे रिएक्शन देना चाहते हैं। रिएक्शन क्या कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, मुझे दे दो। तुरंत कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। अब ये पंजाब है, बॉर्डर स्टेट है, चुनाव में जा रहा है। इस माहौल में अगर राजनीति इस तरह से हुई कि एक साइड कहता है राष्ट्रपति शासन लगाओ, दूसरी साइड कहती है खूनी खेल, तीसरी साइड कहती है कि स्टेज मैनेज है, कोई कुर्सियां ही नहीं थी, 5000 लोग आए थे इसलिए रैली कैंसिल करने की कोशिश हो रही थी। ये सब माहौल पंजाब में, बॉर्डर स्टेट में, व्हेन यू आर 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम पाकिस्तान, जो ड्रोन के जरिए हम पर अटैक्स भी कर सकता है। दिस नीड्स अ जुडिशियल प्रोब, जिसके बाद क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर फॉर अ डीजीपी, फॉर अ चीफ मिनिस्टर, फॉर द होम मिनिस्ट्री टू फॉलो।
ताकि इस तरह की घटना इसके बाद कभी ना हो। हमने देखा है, लुक एट द रिलेशनशिप नाउ बिटवीन ममता बनर्जी एंड द प्राइम मिनिस्टर। आपने देखा होगा जब साइक्लोन हुआ था तब भी इसी तरह से एक घटना हुई थी, जहां चीफ सेक्रेटरी पर सवाल उठा कि ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक नहीं की थी, तभी भी इस तरह के सवाल उठे थे। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या राज्य और केंद्र के बीच में ये जो बार बार टकराव हो रहा है, उससे हमारा देश कमजोर होता है, खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर। चलिए अब थोड़ा सा पंजाब से यूपी की तरफ आते हैं। मतलब हालांकि जो मुद्दा है वो अगेन सारे चुनावी राज्यों से जुड़ा है कि कोविड के इस दौर में हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली थी, कई लोगों ने कहा कोविड की वजह से कैंसिल हो गई लखनऊ की, कई लोगों ने कहा नहीं मौसम ऐसा था, प्रोडिक्शन 8, 9, 10 का कि बारिश होनी थी इसलिए नहीं हुई। फिर अखिलेश यादव ने भी रैलियां जो उनकी पूर्व निर्धारित थी उसमें कुछ बदलाव किया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि बनारस में जो रैली करने वाले थे वो ई रैली होगी। कांग्रेस का उससे पहले ऐलान आया और एक स्टेटमेंट अभी आया है राजदीप जी के मित्र प्रशांत किशोर का। अच्छा, क्या कह रहे हैं? EC must insist on 2 vaccine doses for at least 80% people in poll-bound states. This is the only safe way to hold elections in the midst of raging pandemic. Rest everything is hogwash. The notion of guidelines for COVID appropriate behavior which no one follows is farcical. बिल्कुल सही कहा है प्रशांत ने, बिल्कुल सही कहा है। और मैं आपको कहूं, जानकारी दूं, एक हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने यही कहा है इसी को कि वैक्सीनेशंस आर अ मस्ट, क्योंकि बगैर वैक्सीन ये जो ओमिक्रॉन है और ये किया जा सकता है अगले 20-25 दिन में अगर हम सारे संसाधन झोंके तो पोल बाउंड स्टेट्स में डबल वैक्सीनेशन को 80% तक लाया जा सकता है अगर मिशन गोवा गोवा में तो हो गया है। गोवा जो मेरा राज्य है, वहां छोटा राज्य हो गया 80%। बाकी राज्यों में आपके उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ क्योंकि आप तो बहुसंख्य राज्य है, बहुत लोग हैं आपके राज्य में। लेकिन बिल्कुल सही कहा, देयर मस्ट बी अ वैक्सीनेशन लिमिट, बिकॉज अदरवाइज ये ओमिक्रॉन जो है वो और तेजी से फैलेगा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सेंसिबल सजेशन दैट प्रशांत हैज गिवन। सौरभ, ये 80% वैक्सीन किस चीज के लिए कह रहे हैं? वोटिंग के लिए? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां ये इंश्योर किया जाए कि जितने एडल्ट्स हैं उनमें 80% ऐसे हो जाए कम से कम जिनको डबल डोज लग चुकी है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप जो कोविड प्रोटोकॉल बनाते हैं, और वो ये बात तो सही कह रहे हैं कि ऑन पेपर जो कोविड प्रोटोकॉल बनाया जाता है कि रैली ऐसी हो, प्रचार ऐसा हो, वो असल में तो फॉलो होता नहीं। हमने बंगाल में भी देखा है, यूपी पंचायत में भी देखा, सब जगह देखा है। तो ये ज्यादा फीजिबल है कि आप 80% के नंबर तक पहुंचने की कोशिश करें। हाँ सौरभ, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि आप ओमिक्रॉन वो लोग भी कैरी कर रहे हैं, उनके इन्फेक्शन हो रहा है जिनको डबल वैक्सीनेशन लग चुके हैं। तो ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन का ओमिक्रॉन के फैलने से मुझे बहुत नाता दिख नहीं रहा है। अभी एक्सपर्ट कोई नहीं कह रहा है कि ओमिक्रॉन नहीं फैलेगा अगर 80% को वैक्सीन लग जाएगा या आपको वैक्सीन लग गया, आप कैरियर बन जाएंगे। और नहीं, राहुल 1 मिनट, क्योंकि मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। ये बात है कि ओमिक्रॉन आपको हो सकता है, आप वैक्सीनेट भी है तो भी ओमिक्रॉन हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप अस्पताल में जाएं या सीरियस हो जाए, वो रोग हो रहे हैं जो जिन्होंने डबल वैक्सीनेशन नहीं किया है। तो डर ये है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में या पंजाब में जहां वैक्सीनेशन लो है, अगर आप इस तरह की रैलियां करें और जो डबल वैक्सीनेट नहीं है उनको, और खास करके जिनको कोमोर्बिडिटी है, उनको तकलीफ हो सकती है और नंबर हॉस्पिटल में बढ़ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है राजीव, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। ओमिक्रॉन फैलेगा अगर रैलियां होंगी, इसलिए रैलीज पे सिवियर रेस्ट्रिक्शन इज अ मस्ट। अगर शादी पे रेस्ट्रिक्शन है कि वहां पे 20 लोग जाएंगे, अगर किसी के क्रिमेशन में है, उसी तरह से पॉलिटिकल रैलीज में रेस्ट्रिक्शन इज द ओनली वे कि अगर आपको ओमिक्रॉन का स्प्रेड होता है। इसी से जुड़ा हमारा आज का दूसरा सत्र है कि ये जो ओमिक्रॉन है, कोविड प्रोटोकॉल है, अगर रैलियों पर प्रतिबंध रहता है तो किस तरह का राजनीतिक मंजर हमें नजर आएगा, किसको एडवांटेज रहेगा, किस तरीके के हमें इनोवेशन दिखेंगे, क्या वाकई इसका अक्षरशः पालन किया जाएगा या कागजों पर कुछ होगा, जमीन पर कुछ और होगा? क्या लगता है आपको राजदीप जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब कागजी बातें होती है इस देश में।
एक दिन के लिए सभी पार्टियों ने 2 दिन पहले कहा कि हम अपने रैलीज आज के दिन उत्तर प्रदेश में नहीं करेंगे। अब आप देखिए अगले हफ्ते एक बार चुनाव आ जाए, वो रैली करेंगे या नहीं करेंगे। आपको सख्त पाबंदी लानी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। इलेक्शन कमीशन को इस बार कहना पड़ेगा नो रोड शोज। क्यों रोड शो की क्या जरूरत है? ये रोड शोज तो नई तकनीक जो आई है पिछले 15-20 सालों में, इतने बड़े बड़े रोड शोज आप करते हैं। इसके साथ आपको कहना पड़ेगा कि रैलीज जो है उसकी एक सीमा होगी, और अगर नहीं मानोगे तो वी विल टेक एक्शन। नाउ व्हाट इज द एक्शन? वी विल स्टॉप यू फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 7 days। 7 दिन हम आपको आपका कैंपेन सस्पेंड करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई चाहता है कि ओमिक्रॉन के इस माहौल में आप लोगों का स्वास्थ्य देख रहे हैं और वाकई यू वांट आवर हेल्थ कॉन्शियस एट इलेक्शन टाइम, तो आप ये करेंगे। लेकिन मुझे शंका ये है कि हमारी इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहती है कि हम सख्ती से ये कानून करेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री की या राहुल गांधी की बड़ी रैली होगी तब आप क्या करेंगे? क्या वाकई आप उस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे? When was the last time that someone right at the top, जो सबसे बड़े लोग हैं, उनको आपने सस्पेंड किया है कैंपेन से? अगर आप करेंगे तो फिर मुझे लगता है एक मैसेज जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो यही इस देश का हाल है कि आम आदमी को आप पुलिस वाला फाइन करता है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, कि उसने मास्क नहीं पहना है, लेकिन नेता कुछ भी कर सकते हैं और उनको कोई टच नहीं कर सकता है। यू आर राइट, ये अलग सा कैंपेन होना चाहिए। इसमें अगर आप वर्चुअल कैंपेन भी करना चाहे तो वर्चुअली करिए, लेकिन आपने ये प्रेशर डालना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज पर कि दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम। ये एक अलग, बिल्कुल अद्भुत माहौल है, इसमें आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल कि बड़ी रैलियां की, बड़े रोड शोज किए, उन पर सख्त से सख्त पाबंदी लगाइए एंड रिस्ट्रिक्ट द पीरियड। मुझे कहा गया है 4 हफ्तों से ज्यादा की जरूरत क्या है फॉर दिस एंटायर पीरियड, 6 weeks मैक्सिमम। आप 2 महीने तक ये चुनाव चलेंगे, उत्तर प्रदेश में 6 फेजेस या 8 फेज तक हो सकते। क्यों? यू नीड टू चेंज दैट। राहुल जी। सर देखिए, ये जो राजदीप ने कहा कि 6-8 फेजेस, क्या है कि इलेक्शन होल्ड करने की भी अपनी लॉजिस्टिक्स होती है, और ओमिक्रॉन के चलते उस लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ज्यादा लंबा इलेक्शन फेज होगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। हम आज उसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो कि आज से 20 साल पहले कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा किया, फेज तरीके से चुनाव किए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए वी कांट थ्रो द बेबी विद द हॉट वाटर। लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में आपने जो सवाल उठाया वो इंटरेस्टिंग है कि नफा नुकसान अगर रेस्ट्रिक्शन लाते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो बीजेपी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी है वर्चुअल कैपेबिलिटीज में अपनी। मैंने अभी हाल में खबर की है इस पे, बीजेपी के पास आईटी सेल के करीब 14 लाख वॉलंटियर है, और ये 14 लाख वॉलंटियर टेक इनेबल्ड है, कैपेबल है। बीजेपी ने अपने टॉप ऑफिस लीडर्स, दिल्ली के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, म्युनिसिपल काउंसिलर, ब्लॉक लेवल तक, हर ब्लॉक पे उसके, हर पोलिंग बूथ में उसके 5 आदमी हैं जो ये काम करते हैं, और जो कि गांव में लैपटॉप या मोबाइल ले जाकर के आपको वर्चुअल कोई भी कार्यक्रम, कोई रैली है, उसको दिखा सकते हैं। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया, वो एक बीजेपी कह रही है वर्चुअल ड्रेस रिहर्सल था, और उसमें उन्होंने जिस रीच को पहुंचे, वो कह रहे हैं कि उसका इंपैक्ट उनको दिख रहा है कि डेली करीब 2.5 से 5 लाख लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल आने लगे हैं उस इनॉग्रेशन के बाद से। बीजेपी से इसमें डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, उसके नेता, उसके पास नेता है, उसके पास मैन पावर है फील्ड में, उसके पास आदत है ये सब करने की। कांग्रेस ने भी ऐसी ही कवायद करी है, उन्होंने पूरा कार्यकर्ता का डेटाबेस, टेलीफोन नंबर सब इकट्ठा कर लिए हैं। अभी हाल में जो गुजरात में पोल हुआ था, उसमें उन्होंने एक वर्चुअल ड्रेस रिहर्सल की थी इस बारे में, और वो कहते हैं कि हम भी सक्षम है ऐसा कैंपेन करने में। इसमें लेकिन अगर आप नफा नुकसान देखेंगे सौरभ, मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी समाजवादी पार्टी जो है वो केपेबल है, उनके पास एक नेता है और उस पर इंटरफेस की जरूरत है। अखिलेश का कैंपेन अगर आप देखें तो जब भी सक्सेसफुल हुआ है वो एक इंटरैक्टिव कैंपेन के जरिए हुआ। मुलायम सिंह यादव एक दिन में 19 रैलियां करते थे, लोगों से मिलते थे, पर्सनल टच था। अखिलेश यादव 2012 में सक्सीड करते हैं,
उनकी सबसे ज्यादा साइकिल यात्रा होती है, कई 100 किलोमीटर वो साइकिल चला के फील्ड में पहुंचे इंटरैक्टिव कैंपेन करते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है इंटरेस्टिंग कि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे नेता के साथ एक इंटरैक्टिव कैंपेन पे डिपेंड करती है। वर्चुअल में आप कोल्ड ड्रिंक तो पी रहे हैं, थम्स अप या लिम्का जो भी पी रहे हैं, उसका जो फिज होता है वो चला जाता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को लेकर के जरूर उसके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि उसके पास अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ है, नड्डा जी है, तमाम लोग हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी एलिमेंट है, योगी एलिमेंट है, वो वर्चुअली क्या उतना उसमें फिज और पहनापन होगा जितना एक इंटरैक्टिव फिजिकल ग्राउंड कैंपेन में होता है, जब लोग हेलीकॉप्टर देख करके दौड़े हुए चले आते हैं और वो रैली ग्राउंड की कथाएं लेके गांव वापस जाते हैं। क्या वो फील फैक्टर आएगा कि नहीं? कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि इसमें पर्सनैलिटी बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जहां इंटरैक्टिव कैंपेन पे डिपेंड किया जाता है, उनके नुकसान भी हो सकता है। नहीं, बट देखिए, यही तो मुझे, ये जो फिज आप चाहते हैं, राहुल जी चाहते हैं फिज, या पॉलिटिकल पार्टीज फिज चाहती है? मैं नहीं चाहता हूं साहब, मैं नहीं चाहता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज, मैं कह रहा हूं कि ये होता है, दिस इज अ फैक्ट। पॉलिटिकल पार्टीज फिज चाहती है, ये जमाने फिज का नहीं है। यही तो बंगाल में हुआ, दूसरी लहर जब आई उसके बाद भी इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ पाबंदियां लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, ममता बनर्जी हो, रोड शोज तो करते रहे, नड्डा जी रोड शोज करते रहे। यानी आप इलेक्शन कमीशन को सीरियसली नहीं लेते, उनके कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि आपको फिज चाहिए। राहुल ने बिल्कुल सही कहा कि आप, हमारे नेता जो है वो केवल अपने आईटी सेल से वर्चुअल बैटल्स करवाते हैं, खुद वो जनता के सामने आना चाहते हैं। और ये बात तो उनकी कुछ हद तक सही भी है। अब अगर मैं एक्टर हूं तो मैं केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहता, मैं सिनेमा थिएटर के सामने, जनता के सामने को बड़े स्क्रीन पर जनता को मेरी एक्टिंग दिखाना चाहता हूं। हमारे पॉलिटिशियन उसी तरह से है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उस बड़े माहौल में उत्साहित होते हैं। एक नेता ने मुझे एक बार कहा, दिस इज माय ऑक्सीजन, ये मेरा ऑक्सीजन है। जब मैं बड़ा क्राउड देखता हूं, वो मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है। अब कौन उन नेताओं को कहेगा कि ओमिक्रॉन के टाइम पे ये ऑक्सीजन छोड़ दीजिए, ये फिज छोड़ दीजिए? ये बहुत कठिन समय है। अगर ये तीसरी लहर आती है और इसी तरह से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ते हैं, केस लोड बढ़ता है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? हु विल क्वेश्चन? कोई सवाल पूछेगा हमारे नेताओं को? वो केवल हमसे कहते हैं कि प्लीज ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स। आप नहीं, ये सेल्फ डिसिप्लिन जो है ना, जब तक वो नहीं आएगी तब तक कुछ बदलेगा नहीं। राहुल इज राइट, बीजेपी एक्चुअली हैज बेनिफिट। उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स देखिए, उत्तर प्रदेश में मोर देन 120,000 व्हाट्सएप ग्रुप बीजेपी ने ब्लॉक लेवल तक बनाए हैं। आई डोंट थिंक एनी अदर पार्टी कैन मैच इट एट द मोमेंट। तो देयर इज एन एडवांटेज फॉर बीजेपी टू रन अ वर्चुअल कैंपेन, बट वो करेंगे नहीं, या कोई भी पक्ष नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो नेता है बाय एंड लार्ज वो चाहते हैं कि अपनी जो लोगों के साथ कनेक्ट है वो केवल इन बड़ी रैलियों के साथ हो। सो इलेक्शन कमीशन हैज टू शो मी दैट दे कैन वॉक द टॉक, कि आप इस तरह के कानून बनाइए और फाइन करिए, सस्पेंड करिए जो इन कानून का उल्लंघन करते हैं, तभी इस देश में कुछ होगा। दैट्स द ओनली वे थिंग्स विल चेंज। अच्छा, एक आखिरी चीज ये और बता दीजिए आप, अब 48 से 72 घंटे के भीतर, मतलब 24 भी हो सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। आखिरी अनाउंसमेंट जो होने हैं वो लगभग हो चुके हैं। 2-3 चीजें हमको बड़ी दिलचस्प दिख रही हैं, उस पर मैं आप लोगों की एक क्विक टिप्पणी चाहता हूं, देन वी क्लोज दिस। उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ सरकार को ये फीडबैक मिल रहा था कि बिजली के बिल, उनकी वसूली का तरीका, इसको लेकर रूरल सेक्टर में खास तौर पे नाराजगी है। तो अब ये अनाउंसमेंट आता है कि जो नलकूप है यानी ट्यूबवेल है उसमें चार्ज हाफ, उसके बाद जो डोमेस्टिक यूजर्स हैं उनके लिए भी चार्ज हाफ। तो एक बड़ी रिलीफ का ऐलान होता है। उधर जो शिक्षक भर्ती वाले हैं वो लगातार लखनऊ में अपने आंदोलन को तेज किए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी के। उन्हें लग रहा है कि शायद इलेक्टोरल प्रेशर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले बीजेपी कुछ अनाउंसमेंट कर दे। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक उस पर कुछ अपडेट नहीं आया है। सरप्राइजिंग ये है कि अब यूपी से अगर हम पंजाब की तरफ आए, सिद्धू को लग रहा था कि सत्ता पलट के बाद, चेहरा पलट के बाद, ही विल बी द वन हॉगिंग द लाइमलाइट, पर ऐसा नहीं है। चन्नी इतनी अच्छे से समझ रहे हैं कि आज की तारीख में मीडिया कैसे वो
इंडिया टुडे के रिपोर्टर अशोक सिंघल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उतर के प्रदर्शनकारियों के पास चले गए, वो भांगड़ा कर रहे हैं, सेल्फी खिंचवा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं विच मेक्स अ गुड विजुअल। और कई राजनीतिक पर्यवेक्षक ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस चन्नी मूव कांग्रेस इज बैक इन रेस इन पंजाब, है ना। बिल्कुल। और सिद्धू भी इसीलिए भड़बड़ा रहे हैं कि साहब आप चेहरा क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको जट सिख और दलित दोनों को साधना है, बाकियों के अलावा जो दो बड़े सोशल ग्रुप है। उत्तराखंड में कुछ लास्ट मिनट का पोचिंग चला, नाराजगियां चली, उस नाराजगियों को अपने अपने ढंग से काउंटर करने की कोशिश की गई। गोवा और मणिपुर पे हमने से बात नहीं की है, वी विल ट्राई ड्यूरिंग द इलेक्शन। तो ये पंजाब और यूपी में पॉलिटिकल डेवलपमेंट नजर आ रहे हैं, उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? राहुल जी, आई विल स्टार्ट विद यू, देन वी विल गो टू राजदीप। सौरभ, अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1-1.5 महीने पहले तक जो एक असेसमेंट लेवल दिखता था बीजेपी में, उसमें कहीं ना कहीं एक वीकिंग दिखता है। देखिए, बीजेपी की अभी तक जो कवायद हुई राजनीतिक रूप से इलेक्शन को देखते हुए, वो काफी धार्मिक हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रधानमंत्री का तमाम जगह जाना, मथुरा में अपने योगी आदित्यनाथ जी का बयान, और उससे पहले वहां पे मीट बैन करना, वो एक हिंदुत्व टोन पे लाइन पे चल रहे थे। और लग रहा था कि कैंपेन कंप्लीटली बीजेपी का जो है वो उस पोलराइजेशन वाली लाइन पे, स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व फ्लेवर इन सब पे ही चलेगा। लेकिन सौरभ, पिछले कुछ दिनों, हफ्तों में ये जो इतनी चीजें हुई है, अखिलेश की रैलियों में भीड़ काफी अच्छी आई है। और मैं पिछले 1 महीने से जहां घूम रहा हूं, कि मैं देख रहा हूं कि जो पिछले कुछ चुनावों में जो ओवर करंट था पोलराइजेशन और कम्युनल, उसका वो धीरे से अंडर करंट बन रहा है। और धीरे धीरे इन चुनावों में जो बीजेपी की इमेज थी, नरेंद्र मोदी जी की इमेज थी कि वो अंडर करंट था, कि एम्प्लॉयमेंट बेहतर करेंगे, सुरक्षा बेहतर करेंगे, वो ओवर करंट बन गया। वो ओवर करंट बन रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये कुछ चीजें जो है वो हिलोर मार रही हैं और धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। और उसको लेकर के आप देखिए कि जैसे बारिश, अभी ऊपर बादल हो रहे हैं, तो जहां बैठा हूं वहां कुछ जगह वेल्डिंग हो रही है कि छत में कहीं टीन से पानी न टपके। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये छोटे छोटे कदम लिए जाने लगे हैं बीजेपी के द्वारा। तो बेसिकली स्टार्ट आप देखिए कि एक अभी हाल में प्रॉमिस आया था भर्तियों का बीजेपी की तरफ से, और ये सब जो एलिमेंट मैं देख रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कैंपेन को ठीक करना चाहती है कि ये जो ओवर करंट बन सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, लोगों की तनख्वाह ना मिलना, लोगों की भर्ती ना होना, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर फैक्टर इन करेगी। क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हिंदुत्व और कम्युनल पोलराइजेशन का जो ओवर अंडर करंट बना है अभी इस समय पे, वो और डिमिनिश ना हो जाए। उसके डिमिनिश होने के खतरा ये है कि ये बाकी जो रियल इश्यूज होते हैं वो ओवर करंट और रेज हो जाएंगे। और इस कारण से उसको थोड़ा सप्रेस करने के लिए बीजेपी जो नलकूप वाला आपने फैसला सुनाया है, ये कुछ एलिमेंट जरूर बीजेपी आने वाले दिनों में इनकॉर्पोरेट करेगी। राजदीप जी, देखिए, राहुल जमीन पर है और आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो मैं पंजाब पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं पंजाब की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। पहले आप देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जब चन्नी जी बने लोगों को लगा क्या चन्नी जी है कौन, रबर स्टैंप रहेंगे। लेकिन जिस तरह से चन्नी जी ने अपनी राजनीति अब की है और जिस तरह से उन्होंने वो विजुअल इमेज एक कैप्चर किया है कि मैं एक कॉमन मैन का चीफ मिनिस्टर हूं एक ऐसे राज्य में जहां इसके पहले एक महाराजा मुख्यमंत्री था, तो मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को लिफ्ट किया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो सिद्धू जी और चन्नी जी के बीच में लगातार टकराव है, वो चुनाव होते होते टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी होगा। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी अब आती है, जिसमें मुझे पिछले हफ्ते कहा गया था कि भगवंत मान को आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा लेकर जनता के सामने जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव होते हैं और उस निर्णय पर अभी तक तय नहीं है वो कब अनाउंसमेंट होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अब पता चल गया है कि उनको भी एक चेहरा शायद लोगों के सामने लाना पड़े। 10 दिन पहले रज्जेवाल जी जो किसान नेता है वो कहते हैं मैं अपनी पार्टी फ्लोट करूंगा। अब अलग अलग रूमर्स पंजाब में है कि इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अमरिंदर सिंह ने तो तय किया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे और फिर अकाली भी है। अब कितने ऐसे राज्य हैं आज
जहां चौतरफा या 5 कॉर्नर भी फाइट्स हो सकते हैं, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो कई इंडिपेंडेंट्स भी लड़ेंगे। ये मुझे लगता है पंजाब की राजनीति में समथिंग वेरी न्यू इज हैपनिंग, क्योंकि पंजाब की राजनीति ट्रेडिशनली थी, अकाली बीजेपी के साथ थे और कांग्रेस एक तरफा थी। इट वाज अ टू कॉर्नर। पहली बार 2017 में आम आदमी पार्टी आती है, और जैसे चंडीगढ़ सिविक पोल में भी देखा, आम आदमी पार्टी हैज अ कैशे टुडे इन दैट एंटायर रीजन। हालांकि चंडीगढ़ इज नो इंडिकेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ पंजाब, बट द फैक्ट इज पंजाब पॉलिटिक्स इज चेंजिंग। आपने कहा ना कि चन्नी जी ने, और कांग्रेस भी दबाकर खेले ये प्रचार करेगी कि चन्नी जी इज अ दलित फेस। देखिए, बीजेपी जितना भी चन्नी जी को टारगेट करे उस पर एक नुकसान भी है कि नेशनली कांग्रेस इफ दे हैड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वुड से अ दलित चीफ मिनिस्टर इज बीइंग टारगेटेड, सो ही इज प्लेइंग द दलित कार्ड। सिद्धू इज डिटर, सिद्धू तो इज सेल्फ वांट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर लाइक टुमारो, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। Please complete the sentence. You wanted to say Sidhu is self-obsessed? No, no, Sidhu wants to be, देखिए, nothing wrong in being ambitious. He's ambitious, चलिए, वो खुद बनना चाहते हैं। उनका कहना है, उनको लगता है कि जनता मेरे साथ है, नॉट जस्ट विद द कांग्रेस पार्टी। मैंने अमरिंदर सिंह को टकराव दिया, और चन्नी जी जो थे वो अमरिंदर सिंह के एक जमाने में करीबी थे, अब उनसे डिस्टेंट हो गए। तो सिद्धू जी को लगता है दिस इज हिज मोमेंट, तो वो भी है। Amrinder Singh is, according to me, just is a marginal figure now in Punjab politics. But Aam Aadmi Party is critical. And when you now give this, ये पांचों राज्यों में आप कह रहे हैं, 3 राज्यों में आज की तारीख में गोवा, उत्तराखंड एंड पंजाब, Aam Aadmi Party may not win, but they could be spoilers. And in Punjab, they could actually be party number 1. अब उसका राजनीति पर क्या असर होगा? If Arvind Kejriwal can become party number 1 in Punjab, can become main opposition in Goa, and in Uttarakhand plays the role of spoiler. तो मुझे लगता है आप लोगों की दृष्टि यूपी पर है, पर this time one of the most exciting elections is पंजाब। लल्लन टॉप की दृष्टि पंजाब पर भी है। कई दर्शक लगातार मैसेज करके पूछ रहे हैं, मैं उनको भी सूचित कर दूं, और उन दर्शकों के प्रतिनिधि राजदीप जी को भी सूचित कर दूं। लल्लन टॉप विस्तार से पंजाब की पॉलिटिक्स को भी कवर करेगा। चुनाव के दौरान हमारी 2 टीमें यहाँ से रवाना होंगी और पंजाब के सभी 23 जिलों में जाएंगी और वहां की पॉलिटिकल नब्ज भी बताएंगी। रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम पंजाब, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन पंजाब पॉलिटिक्स। और जैसे राजदीप जी का गोवा, गुजरात, मुंबई से पुराना नाता रहता है, मेरा भी पंजाब से पुराना नाता है। अच्छा जी, मैं लुधियाना रहा हूँ बतौर पत्रकार लगभग 1 बरस। अच्छा, चंडीगढ़ रहा हूँ लगभग 2 बरस। हाँ, और नहीं, देखिए, गोवा में 40। महाराज, मुझे मेरा मोनोलॉग तो पूरा करने दीजिए। हाँ, करिए प्लीज। और हमारे जो पिताजी हैं, दूसरे पिताजी, मतलब अर्जित पिताजी, जो हमारे ससुर साहब हैं, फादर इन लॉ टेक्निकल टर्म में कहें, वो फौज में अफसर थे और उनकी जो पेरेंट यूनिट थी वो थी 8 सिख। तो पंजाब और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे लिए दूसरे परिवार की तरह हैं, और मेरा पंजाब से पुराना नाता है, तो वहां पर भी राजनीति को कवर करने के लिए हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सौरभ, यानी ये चुनावों से बहुत रिलेटेड है कवरेज से, कि अगर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कैंपेन पे, रैलियों पे, तो उसमें सबसे बड़े लूजर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगे, एक हमारे बीच में शख्स है राजदीप सरदेसाई भी होंगे, क्योंकि वो तमाम चुनावों में हम लोगों को जला जला के 5 सितारा होटलों से लेकर नीचे ढाबों तक वो एक कार्यक्रम करते थे, इलेक्शन ऑन माय प्लेट, और उसमें तमाम व्यंजन खाते थे। और वो व्यंजन खाते हुए मैंने एक बार, मुझे याद है कि तमिलनाडु के इलेक्शन में कहीं हुआ था कि वो एक 5 सितारा होटल में 6 फ्लोर का मील लिए बैठे थे, और मैं तरसती निगाहों से टेलीविजन पे उन्हें देख रहा था। तो इस बार मैं उनको बता दूं कि पहले निकलने का शायद फायदा हो जाए, तो मैं वो 5 सितारा होटल में व्यंजन तो नहीं खा रहा हूं, लेकिन अन्ना लाला की भाकरस की रबड़ी जरूर खा रहा हूं। क्या तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली बर्ड कैचेस द रबड़ी। देखिए मेरे दोस्त, ये चौथी बार आपने 5 सितारे वाली होटल की बात की है। उस तमिलनाडु के प्रोग्राम में मैंने कमल हासन, जो बड़े एक्टर और पॉलिटिशियन बन गए, उनके साथ मैंने 5 सितारे होटल में खाना खाया। बाकी जगहों में छोटे से ढाबे को लेकर रास्ते पर कोई मिल जाए, और मैं जाऊंगा,
ओमिक्रॉन हो या मत जाइएगा, मास्क है। देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से एडवाइजरी है, मत जाइएगा। मैं अभी तक सीनियर सिटीजन नहीं बना, 65 साल का नहीं हूं, मेरी छाती अभी भी 56 की है, 56, मेरी छाती 56 की है। मैं जाऊंगा जरूर, और अगर ओमिक्रॉन के रिस्ट्रिक्शंस है, डबल मास्क करके जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, क्योंकि चुनाव के टाइम पर नेता छोड़िए, जब तक आप जनता से नहीं मिलते तब तक आपको चुनाव की पूरी जो नब्ज है नहीं, आप नहीं पकड़ सकते। बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सौरभ। थैंक यू। नेता नगरी में विद्वानों की चर्चा के बाद अब प्रसंग है जवाबदेही का। ये वो सेक्शन होता है जिसमें हम रीडर्स के सवालों के, व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल विशाल यादव का। मीडिया में बार बार बयान दिखाया जा रहा है जिसके मुताबिक पीएम मोदी ने कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं जिंदा आ गया। पहले तो ये साफ नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा या नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया तो ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? और दूसरी बात, पीएम की सुरक्षा में चूक एक बड़ा मामला है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उस पर सरकार के स्तर पर काम हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर इतना बवाल मचा देना कहां तक सही है, आप क्या मानते हैं? विशाल, सूत्रों के हवाले से कई बार जो चीजें कही जाती हैं वो असल में कही जाती हैं, लेकिन सीधे कोई उनको ऑनर्स नहीं लेना चाहता, इसलिए सूत्रों के हवाले से चलाई जाती हैं। चूंकि इस प्रसंग में प्रधानमंत्री ने मीडिया को बाइट नहीं दी थी, इसलिए कहा गया कि उन्होंने वहां पर मौजूद ऑफिशियल्स से कहा। वो ऑफिशियल्स अधिकृत नहीं है मीडिया को ये बताने के लिए, तो वो सूत्रों के हवाले से, ये एक सुविधे के लिए चीजें होती हैं। हम लोग कई बार नेताओं से मिलते हैं, नेता बहुत सारी चीज बताते हैं, फिर ये भी कह देते हैं नेता या अधिकारी कि यार हमारे नाम से मत चलाना, तो वो सूत्रों के हवाले से बात हो जाती है। कई बार खबरें पत्रकारों के जरिए प्लांट भी ऐसे ही की जाती है, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ सत्य ही बताया जाता है, चुनिंदा सत्य को लीक किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की सुरक्षा बड़ा मसला है, हमने पूरे विस्तार से नेता नगरी में इस पर बात की। उसको लेकर जो राजनीति हो रही है भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दलों के द्वारा, वो निहायत ही गैर जरूरी है, छिछली है, और इसको लेकर भी हमने अपना मंतव्य आपके सामने स्पष्ट किया है। आपने ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? राजनीतिक बयानों के बारे में मेरा यही मानना है कि वो बड़े कैलकुलेटेड मूव होते हैं जो दिए जाते हैं नफा नुकसान सोच के, और उसको राजनीति के ही प्रिज्म में देखा जाना चाहिए। आशय येडगे कह रहे हैं कि सर, आजादी के बाद देश में हुए राजनीतिक बदलावों को बेहतर तरीके से समझने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? आशय, बहुत, एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत सारी किताबें हैं जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करती हैं। मेरी सलाह ये रहती है सारे नए पाठकों को कि आप दो तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक, कुछ किताबें हैं जो एक ओवरऑल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करती हैं, जैसे रामचंद्र गुहा की किताब है या प्रोफेसर आनंद की किताब है, वी आनंद की किताब। तो इस तरह कई किताबें हैं जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बात करती हैं 47 ऑनवर्ड्स। दूसरा, अगर आप राजनेताओं की बायोग्राफीज पढ़ेंगे या ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे तो वो भी पैरेलली उन चीजों के बारे में बहुत बताती हैं। तो मेरी ये सलाह है, जिनकी भी राजनीतिक दिलचस्पी है वो नेताओं की ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज को खोज कर पढ़ें, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। ऋषभ का सवाल है, मेरा सवाल है कि बुंदेलखंड की बात चुनाव के समय भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि बुंदेलखंड के लोग एक कल्चरल यूनिट के तौर पर, एक पॉलिटिकल यूनिट के तौर पे ऑर्गेनाइज नहीं है। जब आप ही ऑर्गेनाइज नहीं तो आपकी बात कोई क्यों दिखाएगा? तेलंगाना के लोग ऑर्गेनाइज थे, वहां पे एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला तो अलग स्टेट बन गया, इट्स दैट सिंपल। उदित पाठक का सवाल, क्या कारण है कि यूपी चुनाव में केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया जा रहा है हर रैली में? योगी जी की जगह मोदी जी ने ड्राइविंग सीट ले रखी, कहीं ये आने वाले समय में असम पार्ट 2 ना हो जाए। असम चुनाव का चेहरा सर्बानंद सोनोवाल थे, जबकि चुनाव के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का उदय हुआ। उदित, आप गौर करेंगे कि असम के चुनाव में सीएम के तौर पे वो गए थे, लेकिन कोई भी इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था कि हम किसको चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, जबकि यूपी में बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि हम योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने भी ऐलान किया और मोदी भी इस तरह का हिंट कर रहे हैं। असम में आप देखें, चूंकि हम लोग खुद वहां चुनाव कवर करने गए थे, तो सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा दोनों की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, योगी के बराबर यूपी के किसी और नेता को नहीं रखा जा रहा है। हालांकि एक सटल हिंट दी जा रही है, आज ही जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद कह रहे थे कि अरविंद शर्मा भविष्य के मुख्यमंत्री होंगे। अरविंद शर्मा एमएलसी हैं, गुजरात कैडर के अधिकारी थे, केशव प्रसाद मौर्य के लोग उनको प्रोजेक्ट करते रहते हैं। पर मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में लीडरशिप को लेकर योगी को कोई उतना बड़ा चैलेंज है। ही इज फर्मली इन कंट्रोल।
और जो वोट बीजेपी को मिलेंगे उसमें भी ब्रांड योगी का एक बड़ा योगदान होगा। योगी मोदी को वो साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूपी उनके लिए बहुत क्रिटिकल है और उनको लगता है कि मोदी की भी बड़ी अपील है, सिर्फ योगी के भरोसे वो स्टेट को नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो आप देखिए डबल इंजन की सरकार वाला आज ही पूरे पन्ने का इश्तिहार मुझे अखबारों में दिखा। आशीष यादव पूछ रहे हैं, सौरभ जी अगर आपको हमारे बापू महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से मिलने का मौका मिले तो आप उससे कौन सा एक सवाल पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहूंगा कि अव्वल तो जो बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं आज भी कि गोडसे की मदद कौन से संगठन कर रहे थे, कौन से व्यक्ति कर रहे थे, सावरकर को, संघ को बहुत घेरा जाता है, तो मैं इन सवालों पर गोडसे की प्रतिक्रिया चाहूंगा और ये भी पूछना चाहूंगा कि डू यू रियली थिंक कि आपने सही किया था या आपको उस कदम का रिग्रेट है? रजत सिंह का सवाल है, चुनाव नजदीक है, मतदाता के मतदान केंद्र पर क्या अधिकार है? यदि मतदान केंद्र पर किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? एक जागरूक मतदाता हम कैसे बन सकते हैं? इसको लेकर चुनाव आयोग लगातार कैंपेन चलाता है, इश्तिहार देता है अखबारों में, तो मेरी सलाह है कि आप उन सबको पढ़िए। हेल्पलाइन नंबर अखबारों में, टीवी मीडिया पर जारी होते हैं और ये एक अच्छा टॉपिक है। हम लल्लन टॉप में भी इस पर एक डिटेल में स्टोरी और वीडियो करवाएंगे कि एक वोटर के तौर पे आपके क्या क्या राइट हैं, आपको जानने चाहिए। अंकित कुमार, हम अक्सर सफल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, किताबें भी उन्हीं के बारे में जो सफल हुए, क्या आपको नहीं लगता कि हमें असफल लोगों के बारे में भी जानना चाहिए ताकि हम उनकी गलतियों से सीख सकें? क्या आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी है? अंकित, मुझे टाइटल ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैंने पिछले ही दिनों मेरे हाथ में किताब आई थी अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स के बारे में, और असफल लोगों से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि असफल लोगों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता क्योंकि आपको लोगों का अटेंशन चाहिए ना, और वो अटेंशन हमेशा सफलता की तरफ, कामयाबी की तरफ, जिन्होंने कुछ हासिल किया उनकी तरफ ही जाता है। सुरेश का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया, उद्घाटन के बाद वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेट्रो में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान उन्होंने बाहर खड़ी जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन लल्लन टॉप की एक खबर में कहा गया कि मोदी जी जब हाथ हिला रहे थे तो बाहर कोई था ही नहीं। ये जानकारी गलत थी। जब पीएम हाथ हिला रहे थे तो बाहर छतों पर लोग थे। तो क्या हम ये माने कि आप लोग भी गलत जानकारी देते हैं? सुरेश, आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक खबर में जिस दिन ये उद्घाटन हुआ, लल्लन टॉप शो में बताया गया कि मोदी ने क्या कहा, योगी ने क्या कहा, सोशल लिस्ट में बताया गया, लेकिन हमारी साथी ने एक खबर की थी जिसमें जब सोशल मीडिया के मीम्स पिक किए गए तब ये जानकारी नहीं दी गई कि जब मुख्य प्रधानमंत्री हाथ हिला रहे तो बाहर लोग खड़े थे। इट वाज अ फैक्चुअल एरर, वी रिग्रेट इट। उस स्टोरी को जब करेक्ट किया गया, क्योंकि हम IFCN की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उसमें भी ये करेक्शन भी मेंशन किया गया। और मैं यहाँ फिर से सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, लल्लन टॉप पर हुई हर गलती के लिए, चाहे वो किसी ने भी की हो, एक संपादक के तौर पर मैं जिम्मेदार हूं, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। लेसन लर्न्ड, वी विल बी ऑन अ राइट पाथ इन फ्यूचर। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे पेशे में हैं जिसमें हम अलग अलग सरकारों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। ऐसे में हमारा हमेशा सही रहना बहुत जरूरी है, वरना पॉलिटिकल पार्टी को ये मौका मिल जाता है कि वो अपना मिथ्या प्रचार करें कि देखो देखो ये फलानी पार्टी के सपोर्ट में है, ढिकानी पार्टी के सपोर्ट में है। जबकि जो लल्लन टॉप का लगातार दर्शक है, जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट या एजेंडा नहीं, वो ये जानता है कि लल्लन टॉप एक पक्ष की तरफदारी करता है और वो जनता का पक्ष है। और इसलिए ये जरूरी है कि हम अतिरिक्त सतर्क रहें। हमने अपना सबक सीखा, हमने गलती मानी, और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई भी गलती ना हो। आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए थी, हम भले ही वो जो सारे मीम्स थे वो बताते लोगों को और ये कहते कि लोगों ने मीम्स बनाए हैं लेकिन सत्य कुछ और है, और फिर हम वो दोनों तस्वीरें दिखाते, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमारी गलती है। सोमू पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट सदस्य को चुनाव प्रचार से दूर रहना चाहिए क्योंकि कार्यपालिका सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है और उससे पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल और सरकार के बीच भेद होना चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं सोमू, हम लोगों की जो डेमोक्रेसी है उसमें वही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वही पॉपुलर लीडर सरकार का हिस्सा बनते हैं यदि उन्हें सत्ता मिलती है। तो जब अलग अलग राज्यों में या उसी केंद्र के चुनाव के लिए वो जाते हैं, तो अगर वो प्रचार नहीं करेंगे तो हाउ विल दे रीच आउट टू पीपल? तो मुझे नहीं लगता कि ये फीजिबल है सुझाव। चलिए, अब आपके हिस्से के जो भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कोशिश करेंगे अगले अंक में नेता नगरी के उसका जवाब देने की कोशिश करें। बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह में सबसे पहले आप सुनिए मेरे सहयोगी राजदीप और राहुल आपको क्या सुझाव दे रहे हैं। मैंने नेटफ्लिक्स पर एक ड्रामा देख रहा हूं मैं, सक्सेशन। ओह, इट्स वेरी गुड, बट इट्स नॉट ऑन नेटफ्लिक्स मिस्टर सरदेसाई। ये सॉरी, ये डिज्नी हॉटस्टार पे है।
डिज्नी हॉटस्टार पे 3 सीजन का है। कहीं ना कहीं उसका रूपर्ट मर्डॉक की फैमिली, जो बड़े मीडिया बैरन थे, उनकी फैमिली पर लूजली वो ड्रामेटाइज किया गया है। तो वो है। और मैं मेरी पत्नी की किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा जब भी वाजपेयी जी पर आप कोई सवाल आता है तो मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। बट यू मस्ट रीड इट, आई बिलीव यू आर आल्सो गोइंग टू रीड इट, इट्स अ गुड बुक, यू मस्ट रीड इट। ऑलराइट। अच्छा, कोई सागरिका की लिखी किताब ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं, शी इज अ बेटर राइटर देन मी, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और आप जानिए, आप मुझसे यंग है इन सब मामलों पे, जब आपकी पत्नी कोई किताब लिखेगी या कुछ लिखेगी, हमेशा उसको प्रेज करिए, नहीं तो यू विल बी इन ट्रबल। चाहे उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं, शाम को या हफ्ते के आखिर में इनका इम्तिहान होता है उससे। बढ़िया। राहुल जी, व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? चलो साहब, मैं आजकल टीवी से बहुत दूर हूँ, गाँव घूम रहा हूँ, तो अभी मैं इस समय पे दुनिया का सबसे बड़ा सोप ऑपेरा देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव। और उससे ज्यादा इस समय पे एंथ्रॉलिंग कुछ नहीं हो सकता। और मैं जब सच बताऊं कि मैंने पिछले करीब 8-10 दिन हो गए हैं टीवी के करीब नहीं जा पाया हूं। तो इस समय शायद मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव पे इंडिया टुडे, आज तक और लल्लन टॉप की कवरेज देखिए, उससे बेहतर देखने को कुछ नहीं मिलेगा। राजदीप और राहुल को आपने सुना, मेरी बारी। पिछले दिनों हैरी पॉटर को लेके एक बहुत अच्छी एक रीयूनियन वाली डॉक्यू रिलीज हुई है, वो हमने देखी, हमें बहुत पसंद आई। हमारा डाई हार्ड हैरी पॉटर फैन नेता नगरी के लल्लन टॉप के दर्शक ये जानते हैं, सो आई विल रेकमेंड दैट। उसके अलावा नेटफ्लिक्स की एक्सप्लेन सीरीज है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं एक दिन नींद उचट गई रात में और किताब पढ़ने का मन नहीं था, तो माइंड एक्सप्लेन करके एक सीरीज है। एक्सप्लेन के अलग अलग सेगमेंट होते हैं, ब्रेन एक्सप्लेन, सेक्स एक्सप्लेन, तो माइंड एक्सप्लेन, वो मैंने देखी और मैं उसको देखने का इरादा रखता हूँ। किताबें मैंने बहुत सारी ली हैं पिछले दिनों, तो उनमें से मैं कुछ आपको रेकमेंड करूंगा। राजदीप जिक्र कर रहे थे, ये जगरनॉट ने भिजवाई है, सागरिका घोष ने लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी पे है। अटल बिहारी वाजपेयी, इंडियाज मोस्ट लव्ड प्राइम मिनिस्टर, ये टाइटल है इस किताब का। इस किताब को जगरनॉट ने छापा है, तो इसको पढ़ा जाएगा। ये जगरनॉट से है। अनुपमा चोपड़ा की पेंगुइन से आई है किताब, प्लेस इन माय हार्ट। अनुपमा चोपड़ा जानी मानी फिल्म क्रिटिक हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और फिल्म कंपेनियन के नाम से इनकी वेबसाइट भी चलती है। तो कई फिल्में जो इन्हें बहुत पसंद आई, उसकी सूची और क्यों वो पसंद है, और कई दिलचस्प हैं। ये टोटल 49 फिल्में हैं, कई किरदार भी लिखे हुए हैं। इसमें से कई फिल्में ऐसी भी हैं जो मैंने नहीं देखी हैं, तो एक ऐसे टिक बॉक्स भी बनने लगता है, आपकी एक अपनी बकेट लिस्ट बनने लगती है। अच्छा, ये छूट गई, एक एक्लेम्ड क्रिटिक आपको रेकमेंड कर रही है, तो लगता है देखना चाहिए। और अच्छी चीज ये है कि इसमें सिर्फ हिंदी की ही फिल्में नहीं हैं, कुछ और भाषाओं की भी फिल्में ली गई हैं। तो इस किताब को पढ़ने का इरादा है। इस तरह की किताबों में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आप जरूरी नहीं कि वन गो में ही पढ़ें, आप कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, फिर बाद में भी पढ़ सकते हैं। तीसरी कविताओं की किताब है, अनामिका अनु है, ये केरल में रहती हैं, कवियत्री हैं, और इनकी ये कविताओं की किताब है, इंजीकरी के नाम से, ये वाणी प्रकाशन से आई है, तो मैं इसे पढ़ने का इरादा रखता हूँ। अनामिका अनु की कविताएं मैंने एक कविता रोज में भी पढ़ी है। इसके अलावा एक ये किताब है थियानमेन स्क्वायर पे, द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट, इसे विजय गोखले ने लिखा है, ये हार्पर से आई है, तो मैं इस किताब को भी पढ़ने का इरादा रखता हूँ। किताबें और भी बहुत सारी हैं, पर मैं 4 ही रेकमेंड करूंगा आपको। आप इनमें से अपनी रुचि के हिसाब से किताबें उठा सकते हैं। आज के नेता नगरी में इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन माइल्ड है, ओमिक्रॉन ऐसा है वैसा है, इस तरह के बातों में आके लापरवाही मत बरतिए। बाहर जाइए तो मास्क का इस्तेमाल करिए। अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखिए। शुक्रिया।